हेलो स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिछली क्लास में हमने पार्शियल प्रेशर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं हमारे पास, विच इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होती किस फॉर्म में है और इनको कैरी कौन कर रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों गैसेस जो हैं वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ब्लड के ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इनको कैरी कर रहे हैं। तो इन दोनों के ही ट्रांसपोर्ट में जो सेल, ब्लड का सेल रिस्पॉन्सिबल है, उस सेल का नाम है रेड ब्लड सेल बेटा। ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, राइट, एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज इन्वॉल्व हैं बेटा दोनों के ही ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी। और आरबीसी का कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये एक टाइप का पिगमेंट है बेटा, जो कि किस कलर का होता है, ये रेड कलर का मॉलिक्यूल होता है। इसी वजह से आरबीसी को रेड कलर मिलता है और इसी को एकोमोडेट करने के लिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योरिटी के टाइम पे। तो आरबीसी एक ऐसे सेल हैं आपके ब्लड के जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता टू एकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है आपके ब्लड का, वो ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन डिसाइड कैसे कर रहा है, ये बात कैसे डिसाइड हो रही है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में बाइंड किसके साथ करेगा, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा या फिर वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, इन दोनों से बाइंड करने के लिए एक्चुअल में आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस देखनी होती हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और अंडर अदर कंडीशंस हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कब बाइंड करेगा, तो ये सोचना है। तो ऑक्सीजन से तब बाइंड करता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमने पिछली क्लास में पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पिछला वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर देखना चाहिए, तब ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आकर बाइंड करेंगे, ऑक्सीजन से आके तभी बाइंड करेंगे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन से कब बाइंड करेगा। जैसे कि H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी जब कम, तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी रहती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर किसको पकड़ ले, ऑक्सीजन को पकड़ ले। और हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी रहती है ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ ले, कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोचो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो पिछले वीडियो लेक्चर से आप बताओ जरा मेरे को, हमने जब वहाँ पे डिस्कस किया था तो क्या बताया था, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के किसके साथ चिपकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और साथ में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अगर कम होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चिपकेगा, या फिर H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चिपकेगा। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस जो मैंने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग पे मेंशन करी है, ये सारी कंडीशन हीमोग्लोबिन को मिलती है किस लेवल पे, ये मिलती हैं एल्वियोलाई के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। जबकि ये जो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ये कंडीशन दिखती हैं आपको एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा एल्वियोलाई के लेवल पे, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो इस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो सोचो, बिल्कुल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो चीज़ यहाँ से भी जस्टिफाइड हो रही है कि आपका हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई के लेवल पे ऑक्सीजन को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, जबकि हीमोग्लोबिन आपका टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि कंसेप्चुअल है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको आगे के टॉपिक्स आसान लगेंगे आज वाली क्लास के। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहली गैस जो हम देखेंगे वो है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है।
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक तो रेड ब्लड सेल्स आपके एरिथ्रोसाइट जो मैं मेंशन कर चुका हूँ वो रोल प्ले करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी होता है। किस फॉर्म में? ऑक्सीजन प्लाज्मा में होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। जबकि ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के अंदर कौन कैरी कर रहा है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, HB, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को HB लिखूंगा। तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर और डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। सवाल ये है कि सर कितने परसेंट जो है हीमोग्लोबिन एक्चुअल में आरबीसी की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको, तो 97%, मतलब ऑलमोस्ट सारा, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप सारा हीमोग्लोबिन ही कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, जबकि बचा हुआ 3% कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट? बचा हुआ 3% प्लाज्मा की फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है किसका? ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है क्या। तो आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या पढ़ना है? हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करता है और रेड ब्लड सेल में दिखता है, इसी की वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर के होते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हीम, तो ये मैंने कार्टून डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। कार्टून डायग्राम मतलब जिसके अंदर एग्जैक्टली आपको केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर नहीं पता चलता है यहाँ पर, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिखता कैसे है। तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक टेट्रामर होता है, याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अ टेट्रामर, और ये जो टेट्रामर मॉलिक्यूल है वो आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए आप चेक करोगे, एक हीमोग्लोबिन, दो हीमोग्लोबिन, तीन हीमोग्लोबिन, चार। तो हीमोग्लोबिन, ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है इसमें 4 हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन ग्रुप हैं। तो ये एक टेट्रामर मॉलिक्यूल है जिसमें हर एक के अंदर एक आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ग्लोबिन, ठीक है, ये प्रोटीन है जिसमें 2 ग्लोबिन जो हैं वो अल्फा ग्लोबिन चेन है, ये दोनों मेंशन किया हुआ है नीचे, अल्फा ग्लोबिन है, और 2 ग्लोबिन चेन क्या है? बीटा ग्लोबिन। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है जो मैंने समझाया। एक बारी ढंग से देखो फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ढंग से देखो, आपको समझ में आए यहाँ पर कि यहाँ पे क्या होगा? एक आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, 4 आयरन। तो आपसे कोई भी पूछे कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल या टेट्रामर के अंदर कितने आयरन एटम होते हैं, तो आंसर विल बी 4Fe। हर एक आयरन से आप देखोगे तो एक एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक एक ऑक्सीजन अटैच्ड है हर एक आयरन से। वो नीचे वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हो आप कि आफ्टर ऑक्सीजन जब यहाँ पर आके बाइंड करेगी तो हर एक आयरन के साथ क्या होता है? एक एक ऑक्सीजन अटैच होता है। दोनों डायग्राम सेम है, वो 2 बार ही आ गए, तो कोई बात नहीं, एक एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ से अटैच है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का टेट्रामर, तो ऐसे दिखाऊंगा मॉलिक्यूल, टोटल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है अपने साथ? 4 को, ठीक है। और ये 4 को कैरी करने के बाद जो है आपका क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीडाइज नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर मैंने इसी रिएक्शन को नीचे शो किया हुआ है, ठीक है। तो आप जब ये रिएक्शन देखोगे तो यू विल फील यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन टेट्रामर ने 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक्चुअल में आयरन की, Fe की क्या वैलेंसी है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ऑक्सीजन के बाइंड करने के बाद भी यहाँ पे जो Fe रहते हैं वो किस स्टेट में रहते हैं? +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसने पकड़ा है ऑक्सीजन को, राइट, सिर्फ होल्ड किया है। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ऑक्सीजनेशन हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हुआ है या ऑक्सीजनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ है, ऑक्सीजन को सिर्फ पकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, दोबारा सुनो, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक तो होगा हीम ग्रुप, ठीक है, और क्या होगा? और होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा होंगी, 2 चेन क्या होंगी? अल्फा, और 2 चेन क्या होंगी? बीटा। ये अल्फा और बीटा चेन क्या है? ये अल्फा और बीटा चेन प्रोटीन की, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन है, ठीक है। उनकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म मतलब डिफरेंट फॉर्म्स हैं जस्ट, ठीक है।
और जो हीम ग्रुप है दिस इज आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, आयरन कंटेनिंग, हीम के पास ही आयरन होता है, तो हीम के पास आयरन है और 2 अल्फा और 2 बीटा की फॉर्म में ग्लोबिन की चेन है यहाँ पर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया। उसके बाद फैक्ट देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं आपसे, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, तो देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 यूनिट्स, मतलब जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक टेट्रामर है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स मिलके 4 ग्लोबिन और 4 क्या होंगे, हीम ग्रुप होंगे विच इज़ आयरन कंटेनिंग, तो टेट्रामर है ये। each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen, तो मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 को। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि याद रखनी पड़ेगी कि हर एक ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है आपके ब्लड के अंदर वो 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, यूनिट्स का एकदम ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने क्या किया है, हीमोग्लोबिन का वेट लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है गैस का, ठीक है। सिमिलरली आपके ब्लड में एवरेज ह्यूमन के अंदर 100 ml ब्लड, जिसको 1 डेसीलीटर भी बोल सकते हैं हम, कितना हीमोग्लोबिन होता है, लगभग 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, वही लिखा है 100 ml विच इज 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स नॉर्मली 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर अगर आपसे ऑक्सीजन पूछे कितनी है तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15। एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ब्लड में, और 1 ग्राम कैरी करता है 1.34 को, तो 15 ग्राम कितने ml को कैरी करेगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 20.1 के आसपास आएगा, चेक करना, ml के आसपास। तो इससे हमको पता चल गया कि 100 ml ब्लड जो होता है आपका वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। तो 100 ml मैक्सिमम कितने ब्लड को कैरी कर ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये हमने देख लिया। लेकिन क्या ये सारा का सारा ब्लड टिश्यू को मिल जाता है, द आंसर इज नो, ठीक है। इन अ कंडक्टिंग साइकिल द ब्लड गिव्स इट्स 25%, सिर्फ कितना जाएगा, 25% जाएगा टिश्यू को, तो 20 ml का 25% आपका आएगा कितना, 5 ml। और ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, रीजन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी उस टाइम पर क्या होगा, आपका 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड कितने ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है या टिश्यू को ट्रांसफर करता है, 5 ml, और कैरी कितने को कर सकता है, 20 ml। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.34। 100 ml ब्लड या 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर कितना, एवरेज ह्यूमन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, ठीक है। तो ये एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर 14 ग्राम्स हो 100 ml के अंदर, ठीक है। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर 17 ग्राम्स हो, एवरेज जो आता है वो कितना रहता है, 15 अगर आया है आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन तो बहुत अच्छी बात है, यू आर हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, आपकी एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये मैंने अभी भी डिस्कस किया आपसे, जब मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बीच में बनाया था और आपसे पूछा कि हीमोग्लोबिन किसकी तरफ भाग के जाएगा, क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं वो ये बात समझो आप। तो ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैटर करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैटर करता है कितना है, H+ आइंस की कंसंट्रेशन, या इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, pH से, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है, और बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ, अब बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्या लगता है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए कि कम, तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड करेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, ठीक है, बाइंड करने की इच्छा, ठीक है, ताकत बढ़ जाएगी ऑक्सीजन से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, कम, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को पकड़ेगा,
ठीक है। और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कम, और H प्लस जितना कम होता है बेटा pH उतना ज़्यादा होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से H प्लस कम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड की एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी ब्लड में कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर भी क्या चाहिए होता है बेटा इस टाइम पे, कम। तो दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम या H प्लस कम या टेम्परेचर कम, इन सभी केसेस में हीमोग्लोबिन बाइंड करने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना चाहेगा। इसका अगर मैंने ऑपोजिट कर दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या कर दी कम, कार्बन डाइऑक्साइड या बढ़ा दी, H प्लस क्या कर दिया मैंने, H प्लस बढ़ा दिया या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, इन सभी केसेस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ना चाहेगा। तो पहले केस के अंदर, ये जो फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया, इसके अंदर आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बाइंड करना चाह रहा है। जबकि सेकंड केस में आपका ब्लड क्या चाहेगा कि ब्लड क्या हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड। और जबकि पहले केस में ब्लड क्या चाहता है कि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड, कि वो ऑक्सीजन से बाइंड हो और ऑक्सीजनेटेड बन जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टॉपिक के अंदर जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या बताता है कि कब आपका ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और कब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। इसमें किया क्या गया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा आप एक सिनेरियो कंसिडर करो कि मैंने लैब कंडीशंस के अंदर क्या किया, लैब कंडीशंस के अंदर हीमोग्लोबिन लिया मैंने, ठीक है, और ये एक क्लोज सिस्टम है, लेट से ये कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, और इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन गैस डाली और ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अमाउंट मैं इसके अंदर बढ़ाता जा रहा हूँ, इस चेंबर के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर या अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, और यहाँ पे मैंने हीमोग्लोबिन लिया है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ेगी, सोचो जब ऑक्सीजन जीरो थी तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंडेड होगा वो भी जीरो होगा, राइट। जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन भी क्या कोशिश करेगा कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, ठीक है, दोनों सेम बात है। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाइंड होने की कोशिश करेगा, वही इस ग्राफ के अंदर भी शो किया हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। आप इस ग्राफ का एक्स और वाई एक्सिस देखो ज़रा, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस मेंशन किया हुआ है वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। तो आप पहले पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, 0 से लेके 100 तक लेके गए आप, और यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना परसेंट जो है वो सैचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन से, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। तो जब आपका पार्शियल प्रेशर जीरो था, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही जीरो थी, तो ऑब्वियस सी बात है 0% हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया होगा। 20% किया आपने तो हीमोग्लोबिन का भी क्या हुआ, सैचुरेशन बढ़ा, कितना चला गया यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंगली 30 चला गया। फिर आपने 40 कर दिया तो देखो ग्राफ के अकॉर्डिंगली कितना चला गया, ये लगभग ये 70 के प्लस हो चुका है, 70 मान लेते हैं। उसके बाद जब आपने 60 कर दिया पार्शियल प्रेशर 60 mmHg, तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुके हैं, 90%। और जब आपने क्या कर दिया 80 कर दिया तो लगभग 90 से भी ज़्यादा, 95 से भी ज़्यादा आपके क्या हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं, 97 के आसपास। और अगर आपने पार्शियल प्रेशर 100 कर दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आपने हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम सैचुरेट कर दिया है। अब आप इसके बाद अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे भी ऑक्सीजन का तो ये वाला ग्राफ और चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया कि आप जैसे जैसे, इसी ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे कोने पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करी, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, उसका सैचुरेशन भी बढ़ता गया और एक लिमिट के बाद आके कांस्टेंट हो गया 100%। अब कितना भी बढ़ाओ 100% से तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ना, राइट। 100% से ज़्यादा बढ़ना कैसे पॉसिबल है, तो 100% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और ये जो शेप ऑफ ग्राफ आई बेटा, ये जो शेप ऑफ ग्राफ आई आपके सामने, इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व या सिग्मॉइड शेप,
तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो शेप आती है ग्राफ की वो कैसी होती है। सो दैट इज ही आपकी सिग्मॉइड शेप, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ सिग्मॉइड ग्राफ आ रहा है वो 100% सैचुरेशन कब शो करता है, 100 पे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ने 100% सैचुरेशन 100 पे शो किया हुआ है, तो आपको याद रखना है 100 के आसपास 100% सैचुरेट हो जाता है। और आपको याद होगा आपके एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है। याद आ रहा है आपको, 104 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जितना आपका सैचुरेट हो सकता है हीमोग्लोबिन वो सैचुरेट कराने की कोशिश कर सकता है, वो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 100 है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आप एक बात इमेजिन करो, अगर ये ग्राफ ऐसे मैं नीचे बना दूँ, ठीक है, तो 100 पे मैक्सिमम सैचुरेशन घट गया, 100 पे क्या 80 पे भी घट गया, 60 पे भी घट गया, 40 पे भी घट गया, 20 पे भी घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होने लगा, ठीक है। दोबारा सुनना, मैंने क्या किया, मैं इस ग्राफ को थोड़ा राइट हैंड साइड पे बना दिया। तो क्या हुआ, मैक्सिमम सैचुरेशन जो 100 पे सैचुरेट हो जा रहा था हीमोग्लोबिन, अब वो सैचुरेट नहीं हो रहा है। अब 100 mmHg प्रेशर पे हीमोग्लोबिन जो है वो 80% ही सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो गई इस ग्राफ की, राइट शिफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनता थोड़ा सा तो ये कहलाता आपका क्या, लेफ्ट शिफ्ट। ये वापस से जाएगा और ये वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्राफ, लेफ्ट शिफ्ट। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ का राइट शिफ्ट होने का मतलब है, राइट शिफ्ट होने का मतलब है आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और इस ग्राफ का लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब है आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, क्योंकि एफिनिटी चेक करो, उतने ही पार्शियल प्रेशर पे आपका जो सैचुरेशन है वो बढ़ गया लेफ्ट शिफ्ट कराते ही, और राइट शिफ्ट कराते ही क्या हो गया, उतने ही पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेशन कम हो गया, राइट। तो इसमें आपको जो बात ऑल इन ऑल ये सारी बात पढ़ने के बाद याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड शेप का ग्राफ है, जिसके अंदर जब नॉर्मल ग्राफ बनाया जाता है तो 100 पे mmHg प्रेशर पे 100% सैचुरेशन दिख रहा है आपको। और अगर ये ग्राफ राइट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट, तो आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और अगर ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो राइट शिफ्ट पे क्या हो रहा है और लेफ्ट शिफ्ट पे क्या हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। और कंडीशंस आपको यहाँ पर देखो कितना आसान हो जाएगा, आप कंडीशंस को याद रखना, क्योंकि अभी लेक्चर के शुरू से मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ राइट शिफ्ट कब करेगा, ये ग्राफ राइट शिफ्ट तब करेगा जब ब्लड डीऑक्सीनेटेड होगा। डीऑक्सीनेटेड किस लेवल पे होता है ब्लड बताओ, तो ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है टिश्यू के लेवल पे, क्योंकि टिश्यू के लेवल पे ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़नी है ताकि वो टिश्यू में आए और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़नी है। तो डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा ब्लड टिश्यू के लेवल पे, और लेफ्ट शिफ्ट में बताओ क्या होगा, ब्लड एल्वियोलाई के लेवल पे ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो राइट शिफ्ट के लिए ऑक्सीनेटेड कराने के लिए ब्लड को डीऑक्सीनेटेड कराने के लिए ब्लड को आपको क्या क्या चाहिए होगा, सोचो। अगर आपको ब्लड को डीऑक्सीनेटेड कराना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर क्या चाहिए होगी या कंसंट्रेशन क्या चाहिए होगी, ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो मैंने बताया था H+ भी क्या होगा, ज़्यादा। H+ ज़्यादा होता है तो pH कम होता है, क्योंकि H+ ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा, और जितना हाई pH होता है उतनी कम एसिडिटी होती है, राइट। और जितना लो pH होता है उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी, तो pH लो, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको डीऑक्सीनेटेड करना है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। और ये सारी की सारी कंडीशन आपको कहाँ मिलती है, टिश्यू के लेवल पे। और अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करानी है तो जस्ट इसके ऑपोजिट, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट शिफ्ट में आपको ब्लड को क्या कराना है, ऑक्सीजनेटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो H+ कम, H+ कम तो pH ज़्यादा। और अगर आपको ऑक्सीजनेटेड कराना है ब्लड को तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा और टेम्परेचर क्या, कम। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी, लगाव हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को लेके, और आपका ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड।
जबकि टिश्यू के लेवल पे ब्लड क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो एक्चुअल में कैसे आप एक ग्राफ से, ठीक है, कैसे आप एक ग्राफ से जिसको आप कहते हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है और एल्वेलाई के लेवल पे क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे बात समझ पा रहे हो कि ये ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सी शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और यही ग्राफ जब ऊपर उठा तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड को भोर इफेक्ट भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये ग्राफ समझो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं बेटा किसकी तरफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। पहले होता है किसकी तरीके से, किस फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कितना परसेंट, 5 to 7%। वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो आप फील करोगे कि प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली सिर्फ परसेंटेज पूछी हुई है कई बार, ठीक है। दूसरा कौन सा फॉर्म है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरी करेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये जो फॉर्म होगी ये कितने परसेंट होगी, ये 20 to 25% होगी, याद रखना, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और तीसरी सबसे मेजर फॉर्म इज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब HCO3 माइनस की फॉर्म में। अब वो सोडियम का सॉल्ट हो सकता है या पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग। तो इसको बोलेंगे हम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये तीनों फॉर्म्स और इन तीनों फॉर्म्स की परसेंटेज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद होनी चाहिए। अब तीनों फॉर्म्स को एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले बेटा कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में बात करते हैं, 5 to 7%। कार्बोनिक एसिड बनता किधर है, तो इसका साइट है RBC, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ये है कि एक्चुअल में RBC के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वहाँ पे पानी से रिएक्ट करके क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन H2CO3, और ये बाइकार्बोनेट आयन फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आपको किसी दूसरी फॉर्म में उसको फिक्स करके फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में फिक्स किया जाता है। तो आप सोचो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की जरूरत कब पड़ेगी, कब जो है ये जो आपका ब्लड है वो कब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, तो पकड़ने का काम होता है टिश्यू लेवल पे। तो याद रखना है ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट आगे की तरफ जाएगी, किस लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे। क्योंकि टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा किस फॉर्म में, ट्रांसफरेबल फॉर्म में, विच इज H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। और इस रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, इस पे भी डबल स्टार मार्क कर लो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम यूज होता है। क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और आपकी एनसीईआरटी लिखती है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है किसमें, RBC में। ऑब्वियसली साइट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रोडक्शन की RBC, तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या सर ये सिर्फ RBC में होगा, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि RBC के साथ साथ ये स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इन स्मॉल अमाउंट, ये भी लिख लेना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपके प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर ये बनेगा, ठीक है। सेकंड जो फॉर्म है जिसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एज द नेम सजेस्ट, आप नाम तोड़ो आपको समझ में आ जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अमीन ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है, तब जाके बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, 20 to 25%। आप यही स्टेटमेंट याद कर लो जो मैंने लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमीन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीन ग्रुप विच इज NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को, NH2 फंक्शनल ग्रुप को अमीन ग्रुप बोला जाता है। हीमोग्लोबिन अमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और तब जाके बनता है क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड अमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। और कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, 20 to 25%। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट। सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज बाइकार्बोनेट आयन, और ये होता है 70%। और ये दो फॉर्म्स के कार्बोनेट में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये बनते किधर हैं, ये RBC में बनते हैं, लेकिन RBC में बनने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं, जरा समझो इस बात को। लेट अस कंसिडर दिस इज RBC,
मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें हम सेल चैप्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पर आया, आपके आरबीसी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आरबीसी में आएगा, मैंने बताया था कि वाटर से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगा, किसकी फॉर्म में फिक्स हो जाएगा, H2CO3 की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर एक एंजाइम भी लगेगा। एंजाइम का नाम बताओ तो ज़रा, क्या नाम था एंजाइम का, क्या नाम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट। और फिर क्या होगा, फिर ये कार्बोनिक आपका जो कार्बोनिक एसिड बना है ये फर्दर टूटेगा H+ और HCO3- की फॉर्म में, आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पर इस रिएक्शन को भी कैटलाइज करता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम ही, सेम ही एंजाइम। और ये जो HCO3- बना, ये HCO3- अब डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। और जब ये बाहर की तरफ जाएगा HCO3-, तो बाहर इस HCO3- से रिएक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं कौन, सोडियम और पोटेशियम आयंस। और ये सोडियम और पोटेशियम आयंस जब H2CO3 से रिएक्ट करेंगे, HCO3- से रिएक्ट करेंगे सॉरी, तो ये बना देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब आपको होपफुली मेरी ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी कि बाइकार्बोनेट आयन बना तो कहाँ पर, आरबीसी में, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट किधर हुआ, आरबीसी के बाहर जो ब्लड का प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लूइड से। और कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 70%, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि बाइकार्बोनेट आयन नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो अगर ये आयन नेगेटिवली चार्ज आयन आरबीसी से बाहर आता रहेगा तो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो बाहर आएंगे, ठीक है, बाहर आते जा रहे हैं। अब आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन जो होता है बेटा, क्लोरीन प्लाज्मा में से निकलकर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आरबीसी के अंदर। और ये जो क्लोरीन आरबीसी के अंदर गया, ठीक है, अंदर गया, ये क्यों गया, ठीक है, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। इतनी बात आपको याद रखनी है कि आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गया। इस इफेक्ट को हम क्लोरीन शिफ्ट भी बोलते हैं, या हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट भी बोला जाता है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, तो आपको ये एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा। लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चल कैसे रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है, ठीक है। कि एक्चुअल में मैंने अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी कि इट इज फॉर्म्ड इन आरबीसी, तो आपको समझ में आ रहा है बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में बने एंड ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये भी समझ में आनी चाहिए। मैंने आरबीसी आपको यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे एक और अच्छी बात आपको पता चली अगर अब तक आपको नहीं पता थी, कि आपके आरबीसी बाय कॉन्केव इन शेप होते हैं। चेक करो, यहाँ पे भी कॉन्केव सरफेस बन रही है, यहाँ पे भी कॉन्केव सरफेस बन रही है, बहुत ही बढ़िया। और हीमोग्लोबिन भी अंदर भरे हुए हैं, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के अंदर ही बनेगा जो उसको कैरी करेगा। तो अब जल्दी से ये समझ लेते हैं, जो रिएक्शन मैंने अभी अभी आरबीसी में लिखी थी, ये रिएक्शन एक्चुअल में फॉरवर्ड कब जाएगी और बैकवर्ड कब जाएगी, ताकि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बारी फिर से देखते हैं इसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको कौन प्रोवाइड करते हैं, टिश्यू सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम आपको पता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और आपके कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये ब्लड जब इस बाइकार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट और आपके कार्बोनिक एसिड को लेकर जाएगा कहाँ पर, एल्वियोलाई के लेवल पे। तो एल्वियोलाई के लेवल पे ये पीछे की तरफ जाएगा और फिर से क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के मिल जाएगी, और ये एल्वियोलाई क्या करेगा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर को दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन आगे की तरफ कब जाने वाली है, ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला ब्लड को, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, बाइकार्बोनेट आयंस और साथ में कार्बोनिक एसिड्स में कन्वर्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। जबकि एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होने वाला है, एल्वियोलाई के लेवल पे अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस देना है, तो ये टूटेंगे मॉलिक्यूल्स और वापस से क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, जो किसको मिल जाएगा, एल्वियोलाई को। और ये साइकिल कंटिन्यू होती है फिर से। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि टिश्यू के लेवल पे आगे जाएगी ये रिएक्शन या एल्वियोलाई के लेवल पे
आगे जाएगी। इसी वजह से मैंने दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि ऑक्सीजन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो एल्वियोलाई के लेवल पे बनेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई के लेवल पे टूट के टिश्यू के लेवल पे क्या होगा, टिश्यू के लेवल पे टूट के ऑक्सीजन किसको दे देगा, टिश्यू को। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बस कॉन्सेप्ट है, इसको याद नहीं रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको आना चाहिए। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपकी एनसीईआरटी और लिखती है वो भी याद कर लो कि 100 ml ऑफ ब्लड कितने ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने लिखा था, वहाँ पे हमने लिखा था कि 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द टिश्यू, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुँचनी है एल्वियोलाई से, कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वियोलाई तक पहुँचनी है ना टिश्यू से, आपके टिश्यू से, राइट। तो दोनों का ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। सो दिस वॉज आपका क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितनी फॉर्म्स में होता है आपका, बाइकार्बोनेट मैक्सिमम, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%, और बचा हुआ 5 to 7% कौन, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 फॉर्म्स में मैंने आपको बताया था कौन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन। कौन कौन सी फॉर्म, एक तो डिफ्यूज फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, इन प्लाज्मा 3%, और 97% कौन, ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीनेट होगा, कब डीऑक्सीनेटेड होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। किसके लेवल पर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है वो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि टिश्यू के लेवल पे राइट शिफ्ट और आपके एल्वियोलाई के लेवल पे क्या हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट। ये चीज़ भी हमने रिवाइज कर ली है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, विच इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ख़त्म हो चुका है। आज वाली क्लास के भी नोट्स बना लेना और पिछली क्लास के भी नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, विच इज़ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो पढ़ते रहो नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू सो मच।